एनडीटीवी इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे की महाकवरेज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच चुके हैं और देखिए इस समय कनाडा में वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में कनाडा पहुंचे हैं और बैठक में हिस्सा ले रहे हैं जब ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में समिट छोड़कर जाना पड़ा है। थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़े बयान दिए। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर साफ साफ क्या कहा है, बताइए। बिल्कुल, अमेरिका को उनकी लोकेशन मिल गई है। अमेरिका जानता है कि खामनेई कहां छिपे हुए हैं, लेकिन अभी उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान और इजराइल युद्ध में एंट्री कर सकता है। उमा, ये जो ताज़ा बयान है, वाकई ये हेडलाइन है, सुर्खियां हैं, और एक तरह से अंदाज़ा भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए G7 से वो समय से पहले निकल गए और अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो अभी ताज़ा जानकारी आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो सीधा ये मन बना रहे हैं कि वो ईरान इजराइल युद्ध के बीच में कूदें, यानी कि सीधे तौर पे अमेरिका को इसमें शामिल करें। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो अमेरिका जो है वो अपने फाइटर जेट्स जो है वो बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो लग रही है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था, जब वो कनाडा से निकल रहे थे, उनसे पूछा गया था कि जल्दी क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा काम करना है। तो बड़ा काम शायद यही हो सकता है कि वो सीधे तौर पर ईरान पर हमला करें। और जो वो उन्होंने एक ट्वीट भी किया है अनकंडीशनल सरेंडर का, तो जो वो बिना शर्त ईरान की तरफ से समर्पण चाहते हैं उस दिशा में शायद बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी विकास के साथ। विकास, बिल्कुल शुक्रिया सिकता आपका। और देखिए इस वॉल पर हम आपके सामने जो जानकारी रखने जा रहे हैं वो आपके लिए जानना बहुत अहम है। इस महायुद्ध की आहट के बीच महा मीटिंग जब अमेरिका में कनाडा में होने जा रही है और अमेरिका वहाँ से, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ से बीच मीटिंग से निकल गए, तो इसके बहुत सारे मायने। अमेरिका अब सीधे तौर पर, इसका मतलब है जंग में शामिल होना चाहता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकले तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो कुछ कहा उस पर सीधा हमला किया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखते हुए लिखा कि मैक्रोन हमेशा झूठ बोलते हैं, जाने या अनजाने उनको नहीं पता है। लेकिन अब देखिए अमेरिका अब सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होता दिख रहा है। उन्होंने जो बात कही मैक्रोन के कंधे पर बंदूक रख के, उसके उलट दूसरी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान जो आया है सामने कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इसका मतलब यह है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इंटरफेयर कर रहे हैं। खामनेई का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा बिना शर्त सरेंडर। अब इजराइल के लिए सरेंडर तो कहेंगे नहीं, ईरान के लिए ही सरेंडर कह रहे हैं। तो एक तरफ जहां कह रहे हैं कि मैक्रोन झूठ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो बातें वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सीधे सीधे ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अमेरिकी इंटरफेयर की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अब बिना शर्त युद्ध को खत्म करे और इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। ऐसी सूरत में तमाम दुनिया के देश हैं, उनका दबाव ईरान के ऊपर है। और G7 से भी जो साझा बयान निकलकर सामने आया है उस बयान में भी यही कहा गया है G7 देशों की तरफ से कि इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान जिम्मेदार है और उसको न्यूक्लियर वेपन रखने का, यानी कि परमाणु हथियार रखने का कोई हक नहीं है। इसको ईरान को डीएस्केलेट करना चाहिए। इजराइल के सपोर्ट में ये बयान आने के बाद अब देखिए परिस्थितियां बदली हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दबाव ईरान के ऊपर बना रहे हैं और ईरान भी जिस तरह से पलटवार कर रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ये युद्ध खत्म होने जा रहा है। देखना होगा अगले कुछ दिनों में किस तरह से चीज़ें घूमती हैं और किस तरह से तमाम देश मिलके क्या वाकई में इजराइल और ईरान के बीच जिसको कहते हैं ना सीज फायर करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमाशंकर सिंह, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान है वो अपने आप में विरोधाभासी है।
जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो हर बार जो है एक नए तरह का बयान देते हैं, और जो आप मैक्रों की बात कर रहे थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जिस तरीके से G7 से जा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप समय से पहले, लगता है कि वो सीज़ फायर कराने जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि मैक्रों को कुछ नहीं पता होता, वो प्रचार के भूखे हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो ट्रंप की तरफ से किया गया। और अब जो ताज़ा जानकारी आ रही है जिसका जिक्र अभी हमने किया कि वो सिचुएशन रूम में पहुँचने से पहले दो अधिकारियों के हवाले से जानकारी आई है कि वो सीधे तौर पर हमले की बात सोच रहे हैं ताकि ईरान को जल्द से जल्द जो है घुटने के बल लाया जा सके। तो ट्रंप के बयानों में वो जो रद्द बदल है, जो रद्द अमल है, वो कई बार कई तौर पर सामने आता है। वो ऐसा लगता है कि वो तराजू लेकर हमेशा बैठे होते हैं और तौलते रहते हैं, और जैसे उनको लगता है कि अभी बयान को बदलना है या अभी रुख को थोड़ा अलग लेकर जाना है, क्योंकि पहले उन्होंने ही कहा था कि वो ईरान इजराइल युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूदेंगे। हालांकि इजराइल को सीधी मदद अमेरिका की तरफ से लगातार मिलती रही, इसके बूते ही इजराइल जो है इतने बड़े हमले जो है वो कर रहा है, लेकिन अब जाकर फिर से वो अपना रुख बदलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका को शामिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, और वरिष्ठ पत्रकार कनाडा से शमील जसवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर जी, ताज़ा रुख अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान वाकई G7 की जो समिट है, उसकी जो मीटिंग है, उसका एजेंडा तय कर रहा है, ईरान और इजराइल का मुद्दा। देखो, ये नई डेवलपमेंट्स हैं। अभी तक तो और भी इशू थे, मगर अब ये जो सिचुएशन बन गई है, जैसे पहले भी आ रहा था कि कोई जो जॉइंट स्टेटमेंट कोई जारी नहीं होगी, क्योंकि जो G7 मुल्क हैं उनमें एक राय बन पानी मुश्किल, और इस सिचुएशन में G7 की क्या पोजीशन होगी बड़ा कहना बहुत मुश्किल है। तो और जैसे ट्रंप निकले उसको लेके भी पहले कई तरह की क्या सराहियां थी, कई तरह की इंटरप्रिटेशन थी, और अब जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि अभी डेवलपिंग सिचुएशन ये है, तो इसमें G7 मुल्क क्या पोजीशन लेंगे ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि फोकस सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस जो ये घटनाक्रम आज हुआ है। तो इसके बाद जो आज की दिन की बाकी कार्रवाइयाँ हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट की तो पहले भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है G7 मुल्कों के जो मेंबर मुल्क हैं उनके लिए। तो जहाँ तक बात हम G7 की यहाँ कर रहे हैं, कनाडा के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मार्क कार्नी है उनके लिए पहला बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, जिसपे वो अपनी जो स्किल्स हैं, ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्किल्स, वो दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करना, अगर हम कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना, क्योंकि जैसे यहाँ पिछले कुछ साल से माहौल बना था, कनेडियन मीडिया में भी जैसे माहौल बना था, तो उसमें पहले ही ऐसा कुछ नैरेटिव क्रिएट होना शुरू हो गया था, ऐसी खबरें भी आ गई थी कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो जसवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि पीएम कार्नी जो बायलैटरल टाइज हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, एक तरह से रीसेट करना चाहते हैं, और ये गुंजाइश इस वक्त बनती दिख रही है। डेफिनेटली वो चाहते हैं, और ये उनके, अगर हम उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको हम सभी बहुत बोल्ड डिसीजन मानते हैं, क्योंकि उनकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल सर्कल में भी थोड़ा बहुत हो रही है, और जो टिपिकल उनका सपोर्ट बेस था, जिन लोगों ने इस जो लास्ट इलेक्शन में सपोर्ट करते थे मार्क कार्नी को, लिबरल पार्टी को, उनमें भी एक सेक्शन है जिनको लगता है कि ये तो हमने नहीं सोचा था। तो लगता ये है कि वो काफी कमिटेड हैं, और क्योंकि वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड से आ रहे हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ट्रेड के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से कनाडा इंडिया रिलेशन है वो कनाडा के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी कि जैसे कनाडा के यूएस के साथ संबंध खराब हुए, तो उसमें अब कनाडा अपनी डिपेंडेंस पूरी तरह यूएस पे नहीं रखना चाहता, और जो दूसरे क्षेत्र हैं दुनिया के जिसमें यूरोप के साथ उन्होंने संबंध जोर दिया। तो आप बहुत अहम बात कर रहे हैं आप जसवीर जी, बिल्कुल आप बहुत अहम बात कर रहे हैं कि बोल्ड डिसीजन कनाडा की तरफ से हुआ है। डॉक्टर राव, आप क्योंकि पीएम कार्नी एक इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल न्यू कमर हैं, तो वाकई जैसा कि जसवीर जी कह रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड जो है उनके एजेंडे में होगा। बहुत बड़ा सहयोग है दोनों देशों में, भारत और कनाडा के बीच में। बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स के वो करीब $8.6 बिलियन हैं, बायलैटरल ट्रेड सर्विसेज के वो
$14.3 बिलियन है। तो ऐसे में ये जो नया रीसेट हो रहा है, रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट की जो हो रही है, उसका आधार ट्रेड ही है डॉक्टर राव? नहीं, ट्रेड है ही, ऑफ कोर्स ट्रेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रेड है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडो पैसिफिक में जो लार्जर जो कन्वर्जेंस है वेस्टर्न कंट्रीज की रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बना के रखने के लिए, वो उसमें बहुत बड़ा कन्वर्जेंस है वेस्टर्न कंट्रीज का, इंक्लूडिंग कनाडा का। अगर आप कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भी उठा के देखेंगे, उनकी उस पर स्टडीज देखेंगे, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो उसमें सब में ये बात बहुत साफ है। तो केवल एक जस्टिन ट्रूडो का बीच में जो एक ग्लिच आया था, उस ग्लिच के हिसाब से हम पूरे इंडिया और कनाडा के टाइज को नहीं उस ब्रश से पेंट कर सकते। इट वुड बी टू स्वीपिंग। ये एक बात है। दूसरी बात, हमारा इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, तो डायस्पोरा हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा है। उसके अलावा जो आपने ट्रेड के बारे में कहा, उसके अतिरिक्त एक और भी बात है कि जो वहाँ के सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, क्योंकि चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन जो दुनिया में कहीं ठीक चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, मतलब एकदम एक जैसे पेस से तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी उसकी कोशिशें भरसक हो रही हैं, उसमें आप देखेंगे कि कनाडा के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, जो पेंशन फंड्स भी हैं, उन्होंने भी इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और ये सारी चीज़ें मैं ओवर एंड अबव बता रही हूँ, जो मैंने इसके पहले अपने सेट ऑफ रिमार्क्स में बताया था कि हाई लेवल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच में ऑलरेडी चर्चा हो रही है। ग्राउंड जीरो से कनाडा से जुड़ गई हैं महा सिद्दीकी। महा, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या अपडेट देंगे आप? कितने बजे प्रोग्राम तो लगभग शुरू हो चुका होगा मेरे ख्याल से। अभी विकास हम इंतजार कर रहे हैं हैंडशेक का। थोड़ा सा प्रोग्राम लेट चल रहा है, डिलेड चल रहा है। तो अभी जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति और मेक्सिको से भी जो लीडर्स आए हैं इस सम्मेलन के लिए, उन सबका अभी हैंडशेक होगा। फिर एक फैमिली पिक्चर होगी जिसमें इनवाइटेड कंट्रीज भी साथ रहेंगी। उसके बाद G7 के जो आउटरीच सेशंस हैं वो शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सेशन में बोलेंगे, वो सेशन है एनर्जी और AI पे, टेक्नोलॉजी पे। और ये एक बहुत बड़ी अब जो चर्चा में बात है कि कैसे AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा सेंटर्स हैं, जो कि काफी एनर्जी गजलर्स हैं, तो ये क्या क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन के आड़े आएंगे। और भारत, जैसे आपको पता है, भारत ने क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत जोरों शोरों से आवाज उठाई है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे क्लाइमेट चेंज का जितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, उतना डेवलप्ड वर्ल्ड पे जो हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं उन पे भी होगा। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड की कैपेसिटी उससे डील करने की फाइनेंशियली कम है। तो डेवलपिंग वर्ल्ड की इंडिया आवाज है, ग्लोबल साउथ की आवाज है। तो ये चर्चा आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आउटरीच सेशन में बात करेंगे, तो ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी मैं बैंफ में हूँ। बैंफ बिल्कुल कैनानास्किस से जुड़ा हुआ है। बैंफ पीछे की तरफ है, कैनानास्किस आगे की तरफ है। और ये बैंफ में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, जहाँ की सारे दुनिया भर का मीडिया जुटा हुआ है। लेकिन सारी नजरें क्रूशल मुद्दों पर है इस वक्त, जो कि ईरान इजराइल का जो मसला चल रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी चले गए हैं यहाँ से। आखिरी दिन वो आज G7 समिट में यहाँ नहीं है, वॉशिंगटन DC में हैं। और जैसी स्थिति बन रही है इस वक्त, वो बहुत ही चिंताजनक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता है मार्क कार्नी के साथ, उस पे नेचुरली हम सबकी नजरें उस पे है। वो शाम को होगी कनाडा के टाइम के हिसाब से 4:40 PM पे। वो आधे घंटे का टाइम स्लॉटेड है और उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि वो ना केवल एक आइस ब्रेकर की तरह एक्ट करे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में जो रिश्ते दोनों देशों में खराब हो गए थे, उनको वापस रीसेट करेंगे मार्क कार्नी भारत की जो इंडो पैसिफिक में स्टेटस है, जो इंडो पैसिफिक में उसका रोल है, वो अच्छे से समझते हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है कनाडा की 2022 की, उसमें भारत की पोजीशन को एक्नॉलेज किया गया है। और इन्हीं सब के चलते यहाँ पर मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए बुलाया। इसके बावजूद कि लिबरल पार्टी के अंदर भी उनसे सवाल पूछे गए और यहाँ के लोगों ने भी उनसे सवाल पूछे, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे। और उन्होंने ये बोला कि भारत ना कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अभी सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो भारत का G7 में होना जरूरी है एक इनवाइटेड कंट्री के तौर पे। जानकार भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है
पीएम कनाडा के पीएम के लिए। ऐसे में बायलैटरल मीटिंग्स कनाडा के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की 3 और देशों के साथ भी है, उस बारे में अभी क्या जानकारी, क्या बता सकती हैं आप माँ? जी हाँ, उनकी कम से कम 4, और हम ये भी सुन रहे हैं कि एक और मेक्सिको के साथ भी हो सकती है बायलैटरल मीटिंग। तो 4 से 5 बायलैटरल मीटिंग्स तय हैं। ये 2 भागों में हो रही हैं। सिक्ता पहले अभी जो फोटोग्राफ होगी, फैमिली फोटोग्राफ, जो मैंने आपको बताया कुछ ही वक्त में हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, पहली जर्मन चांसलर के साथ, उसके बाद हमें जो पता है कि अभी तक प्लान में मेक्सिको के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग है। उसके बाद आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच देंगे, और उसके बाद 3 और बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जिसमें कि ज़ेलेंस्की, कार्नी और इटली की जॉर्जिया मेलोनी के साथ ये बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद तो कनाडा इंडिया की बायलैटरल मीटिंग से है। यहाँ भी सुनने में आ रहा था हमें कि शायद एक लॉ एनफोर्समेंट या एक क्राइम सिंडिकेट्स के जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उस पर बातचीत हो सकती है इंडिया कनाडा के बीच में, क्योंकि इंडिया ने काफी बार ये सवाल उठाया है कि कनाडा क्यों यहाँ पे पॉलिटिकल वॉइस देता है और जगह देता है यहाँ पर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को बात करने की। उसके अलावा काफी सारे क्राइम रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। सिद्धू मूसावाला की जो भी हत्या हुई थी, उसके भी लिंक्स कनाडा के एक गैंग से जोड़े गए थे, जो जिसमें भारतीय मूल के लोग हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या ये दोनों देश, जिन दोनों देशों के लिए ये एक बड़ी बात है, क्राइम जैसी चीज हर देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्या उस पे कुछ चर्चा आज होगी? क्या ये सिर्फ आइस ब्रेकर की तरह एक्ट करेगी जो आज की मुलाकात है? ये देखना होगा। और ज़ेलेंस्की के साथ भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, वो भी अहम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और अभी मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में दूसरी घमासान छिड़ी हुई है, जो कि एस्केलेट हो रही है, और इस वक्त उसके काले बादल G7 पर भी मंडरा रहे हैं। बिल्कुल माँ सिद्दीकी, आप बनी हुई हैं वहाँ पर, और आपने जो बात कही कि जो गैंग है कई एक कनाडा से चलते हैं और भारत में क्राइम करते हैं, वसूली करते हैं, और भारत के लिए एक चिंता का सबब भी है। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं देश भर में अलग अलग जगहों पर हुई हैं, खासतौर पर दिल्ली NCR के आसपास से जुड़े हुए राज्यों में। इस पर बातचीत निश्चित रूप से होगी। PM मोदी कोई भी मौका चूकते नहीं हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ खरी खरी बात करने में, इसलिए उम्मीद पूरी होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को G7 को दोबारा ज्वाइन करेंगे? विकास, ये उम्मीद अब कम ही है, क्योंकि G7 के जो अब स्टेटमेंट्स हैं वो लगभग 1 या 1.5 घंटे में बाहर आने लगेंगे। इस बार मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि G7 एक जॉइंट कम्युनिके जो होता है, एक बड़ा कम्युनिके, वो एम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने एक काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है। पिछले दफा जब कनाडा में G7 समिट हुई थी 7 साल पहले 2018 में, तब जॉइंट कम्युनिके पे डोनाल्ड ट्रंप, तब राष्ट्रपति थे US के, उन्होंने साइन कर दिया था। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो ने ब्रीफिंग करी मीडिया पर्सन्स के साथ और उन्होंने टैरिफ्स की बात करी, तो हवा में जहाज के अंदर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज करा कि जस्टिन ट्रूडो डिसऑनेस्ट हैं, वीक हैं, और क्योंकि वो टैरिफ्स पे ऐसी बात कर रहे हैं, वो अपना सिग्नेचर वापस लेते हैं। यानी कि US ने पिछली बार कम्युनिके पे साइन नहीं किया था। ऐसी स्थिति फिर से ना हो जाए, इस वजह से मार्क कार्नी की सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो इस दफे, क्योंकि होस्ट है, उन्होंने पूरा प्रोसीजर चेंज करने का सोचा था। वो एक बड़ा जॉइंट कम्युनिके नहीं लाना चाह रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सेंटेंस पे, किसी वर्ड पे पूरा कम्युनिके रुक जाए। तो वो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स अलग अलग इश्यूज पे लाएंगे, और ताकि कंसेंसस बनाना आसान हो। पर महा, आपने देखा कि अमेरिका की हामी कैसे मिलेगी? अगर वो छोटे कम्युनिके भी होंगे तो अमेरिका की हामी कैसे मिलेगी? तो सिक्ता, जो मीटिंग्स कल तक हुई हैं, उस पे कुछ इश्यूज पे कंसेंसस बन गया होगा, जिनको रिलीज कर दिया जाएगा आज। एक जो बात कल आड़े आ गई थी US के, वो थी ईरान इजराइल के मसले पे जो स्टेटमेंट G7 को इशू करना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डी एस्केलेशन वर्ड पर कहा था कि वो नहीं साइन करेंगे अगर वर्ड डी एस्केलेशन इस्तेमाल होगा। आप देखेंगे जो G7 का स्टेटमेंट है,
उसमें डीएस्केलेशन का शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सिर्फ ईरान और इजराइल के मसले पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसमें लिखा गया है कि ईरान वाली जो क्राइसिस है, अगर वो खत्म होती है, रिजॉल्व होती है, तो पूरे वेस्ट एशिया में डीएस्केलेशन पॉसिबल है। तो ये एक वर्ड्स पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप का लटक गए थे, तो उस पे एक सहमति हासिल कर दी गई। G7 में आपका सवाल अच्छा है कि अगर आज कोई डिस्कशन हुआ तो उसकी स्टेटमेंट कैसे जारी करेगी। ये बात अभी हमें जब लीडर्स से हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगी कि किस तरह से जो स्टेटमेंट्स, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं या कोई नया मुद्दा जो आज डिस्कस हो रहा है, उस पे कैसे सहमति बनेगी। लेकिन आप देख रही हैं कि जो इजराइल और ईरान का इशू भी है सिक्ता, जब राष्ट्रपति ट्रंप कल यहाँ से निकल गए तो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि इसको नेगेटिवली ना देखा जाए, पॉजिटिवली देखा जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप वापस गए हैं वॉशिंगटन डीसी, शायद सीज फायर के लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को काफी खरी तरह से एक स्टेटमेंट में लिखा ट्रूथ सोशल पे कि सीज फायर की बात नहीं होगी और इमैनुअल मैक्रोन को बिल्कुल गलत जानकारी है। तो आप देख सकते हैं कि G7 में जो लीडर्स हैं उनके बीच इस वक्त, इस पूरे पिछले 6-7 महीनों में कोई कन्वर्जेंस नहीं है। कन्वर्जेंस लाना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके बहुत बड़े डिस्ट्रप्टर डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। टैरिफ्स का जो इशू है उसने उनके सारे जो दोस्त देश हैं G7 में, उन सबको एंटागनाइज कर रखा है। स्पेशली कनाडा जो होस्ट कंट्री है, उस पर 25% टैरिफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे है, 50% टैरिफ एल्यूमिनियम और स्टील पे है, 10% टैरिफ एनर्जी पे है। तो ऐसी स्थिति में जबकि कनाडा को ये लगता है कि उनकी इकोनॉमी ध्वस्त कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप और फिर उनको टेक ओवर कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे, तो आप समझ ही सकती हैं कि लीडर्स के बीच बिल्कुल भी हर इशू पे सहमति नहीं बन सकती इस बार। बहुत अच्छा शब्द यूज किया, डिसरप्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और महा ने बोला है उसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से कनाडा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है टैरिफ के ऊपर उस पर दबाव बनाते रहे, कनाडा और भारत के बीच के संबंधों को सुधारने में इसने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि कनाडा को भी एक ऐसा देश चाहिए जो कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा बाजार है और जो एक रिकैलिब्रेशन हो रहा है इकोनॉमी का, जिसमें कि कनाडा जो है वो यूरोप के देशों के साथ बात कर रहा है, भारत के साथ भी उसके जो आर्थिक संबंध हैं वो काफ़ी उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जो मार्क कार्नी ने जो फैसला किया, चाहे वो उनके दल के भीतर भी क्यों ना उसकी जो एक अपोजिशन है वो हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सटीक फैसला लिया और तब जाकर ये जो G7 का इनविटेशन है वो पीएम मोदी के लिए आया। तो देखिए महा सिद्दीकी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। महा का फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर स्वास्थी राव भी जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। और इसके अलावा शमील जसवीर भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, कनाडा से जुड़े हुए हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर चलते हैं महा सिद्दीकी के पास। महा सिद्दीकी दिख नहीं रही हैं स्क्रीन पर, कोशिश करते हैं उनसे दोबारा से। जी महा सिद्दीकी हैं हमारे साथ। महा, एक बड़ा सवाल ये है कि भारत और कनाडा के रिश्ते तो अच्छे नहीं थे, कनाडा और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। और जो उमा शंकर बात कह रहे थे कि जो टैरिफ लगातार, अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे थे ही नहीं, टैरिफ भी ठोकते जा रहे थे। उसके बाद कनाडा को लगा कि भाई कोई तो देश हो जिसके साथ हम व्यापारिक संबंध बना सकें, इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा सप्लाई चेन है उसका। तो वो एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से कनाडा ने पहल की भारत को G7 में न केवल बुलाने की, फिर बायलैटरल में भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बर्फ़ पिघल जाएगी। जी बिल्कुल, ये कनाडा में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है कि उनको जो यूएस से बिट्रेयल मिला है, उसके बाद वो ये बात समझ गए हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उनको अपनी जो ट्रेड डिपेंडेंस है यूएस पे वो खत्म करनी पड़ेगी और इसके लिए वो एक्टिवली अब जो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है 2022 की, उसको वो तरजीह दे रहे हैं। और उसी स्ट्रैटेजी में भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया गया है स्ट्रैटेजी में। और ये स्ट्रैटेजी में सिर्फ ट्रेड के नज़रिए से नहीं है, जियोपॉलिटिकल नज़रिए से भी है, चाइना का एंगल भी है वहाँ पे। लेकिन इस वक्त कनाडा के लिए सबसे अहम मुद्दा ट्रेड ही है, क्योंकि कनाडा इतना डिपेंडेंट है यूएस पे कि उनको ये इस वक्त डर है कि अगर वहाँ से टैरिफ्स लिफ्ट नहीं हुए तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल इतना जोर सफ़र करेगी
कि वो शायद जो एनेक्सेशन का उनको ऐसा लगता है कि जो प्लान है प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक कोएर्शन को इस्तेमाल किया जाएगा टेक ओवर करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार ऐसी बात कही भी थी, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था आप कनाडा के एनेक्सेशन की बात करते हैं, क्या आप मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प भी समझते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक्स को लेके कैसे किसी कंट्री को सब्जुगेट किया जा सकता है, और कनाडा इस बात से जी हाँ बिल्कुल घबराया हुआ है। इसी वजह से कनाडा एपेक रीजन यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसके साथ भी अपना ट्रेड बढ़ा रहा है। और भारत को जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने डिफेंड किया था अपना डिसीजन बुलाने के लिए यहाँ G7 समिट में, उन्होंने भी इकोनॉमिक रीजन ही रखा था। उन्होंने बोला था कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने 5th लार्जेस्ट बोला था, 4th लार्जेस्ट है इस साल से भारत, और कुछ ही सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। और भारत सबसे अहम बात यह है कि सप्लाई चेन में हर जगह फिक्स है, एक वाइटल पेग है सप्लाई चेन में। और इसी वजह से जो एक तरह का इकोनॉमिकली प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने के लिए, तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ता हो सकता है, क्योंकि भारत और कनाडा का ट्रेड बहुत अंडर पोटेंशियल है, $8.6 बिलियन का है, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है गुड्स में।